जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का फार्माकोथेरेपेटिक्स पेपर सॉल्यूशन 2023। ये पेपर है 2023 का जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। ये आपके सामने पेपर है, इसका हम फुल एनालिसिस करने वाले हैं विथ आंसर के साथ। ठीक है, यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े, कितना साल भर आप कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो हम जो सीरीज स्टार्ट किए थे उसमें क्या किए थे, सुपर 25 क्वेश्चन की सीरीज तैयार किए थे। और ये जो पेपर सॉल्यूशन है कितना 2023 का, इन दोनों को यदि तैयार कर लेते तो इन दोनों में से यदि देखा जाए तो आपके एग्जाम में 70 से लेके 80% ऐसे एज इट इज इसी से ही आने वाला है। ठीक है, तो आप ये दो हर एक सब्जेक्ट का क्या करिएगा, पेपर सॉल्यूशन और सुपर 25 क्वेश्चन को आप प्लीज एकदम अच्छे से देखिएगा, क्योंकि पेपर सॉल्यूशन से आपको आइडिया एक मिल जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता, कितने पेज में, कैसे हेडिंग, क्या चीज लिखना रहेगा। और सुपर 25 क्वेश्चन में उन क्वेश्चन को कंसीडर किया गया जो 4 से लेके 5 साल तक, मतलब 4 से यानी 5 ईयर तक कंटिन्यू पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स। इसके पहले हम फार्माकोलॉजी का, लाइन एथिक्स का, कम्युनिटी फार्मेसी का हमने क्या कर दिया था, डिटेल में कवर कर लिया है। और इसका भी सुपर 25 यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स का सुपर 25 क्वेश्चन हम क्या कर दिए, एकदम अच्छे से कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, आज हम इसमें देखने वाले हैं पेपर सॉल्यूशन 2023 के बारे में। ठीक है, अब इसका यदि PDF चाहिए तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इसी लिंक में हम नंबर दे देंगे। इसकी जो प्राइस रहेगी कितना, 25 रुपीज देकर आप क्या कर सकते हैं, इसका PDF एकदम हैंड राइटिंग का मंगा सकते हैं एकदम इजी तरीके से। तो चलिए अपना पहला क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। ठीक, तो ये आपका फार्माकोथेरेपेटिक्स का पेपर है। नंबर की बात की जाए तो टोटल 80 नंबर मिलने वाला है यहाँ से आपको। और एक घंटे की बात, समय की बात की जाए तो उसको 3 घंटे के अंदर कम यानी कवर अप करना है। और आइडिया वगैरह तो जानते हैं, नोट वगैरह में सीधे अपने मेन मुद्दे पर हम आते हैं। इसमें कर दिया आंसर यानी 6 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क, मतलब पार्ट ए में आपको क्या कर देना है, किन्हीं 6 क्वेश्चन का आंसर देना रहेगा। 7 क्वेश्चन रहता है, किन्हीं 6 क्वेश्चन का आपको आंसर दे के खत्म कर देना है। ठीक है, इसमें सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है डिफाइन फार्माकोथेरेपेटिक्स। एक्चुअल में फार्माकोथेरेपेटिक्स होती क्या, इसके बारे में बताना है। गिव द स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फार्माकोथेरेपेटिक्स, मतलब सबसे पहले फार्माकोथेरेपिक जो सब्जेक्ट से रिलेटेड है उसी को आपको अच्छे से डिफाइन कर देना है आराम से। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इसका आंसर हम देख लेते हैं। आपके सामने ये रहा इसका आंसर। पार्ट ए आप ऐसे हेडिंग डालिएगा, क्वेश्चन प्लीज आप मत लिखिएगा, सीधे फार्माकोथेरेपेटिक्स हेडिंग डालिएगा इस केस से। ठीक है, तो इसमें लिखा क्या हो गया, फार्माकोथेरेपेटिक्स वर्ड से ही समझते हैं। ठीक, फार्माको मतलब क्या होती है, फार्माको वर्ड मतलब देखा जाए तो दवा यानी मेडिसिन होती है। और थेरेपेटिक मतलब किसी चीज़ की ट्रीटमेंट करना। मतलब अब फार्माकोथेरेपेटिक्स क्या होती है, किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर जो डिजीज है, डिजीज को मेडिसिन के द्वारा ट्रीटमेंट करना ही क्या कहलाता, फार्माकोथेरेपेटिक्स कहलाता है। अब लिखा क्या होगा, फार्माकोथेरेपेटिक डिराइव फ्रॉम द 2 वर्ड, फार्माका मतलब ड्रग्स होता है, थेरेपेटिक मतलब ट्रीटमेंट होता है। ठीक, फार्माकोथेरेपेटिक इज ए ब्रांच ऑफ मेडिसिन विच डील विद द एस्पेक्ट ऑफ क्योरिंग, प्रोवाइडिंग सिस्टमैटिक रिलीफ टू द पेशेंट बाय द एडमिनिस्ट्रेटेड ड्रग थेरेपी। कहने का मतलब क्या कर रखा, फार्माकोथेरेपेटिक एक ऐसी ब्रांच होती है जो क्या कर देती है, किसी डिजीज के क्योर के लिए, उसके सिस्टमैटिक रिलीफ के लिए पेशेंट को, ठीक है, उसे क्या कर ड्रग्स के द्वारा थेरेपी दी जाती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है फार्माकोथेरेपेटिक्स इज यूज ऑफ ड्रग्स। चलिए हमने क्या करते हैं, फार्माकोथेरेपेटिक्स में देखा जाए तो ड्रग्स का यूज करते हैं। सही है, किसके लिए करते हैं, टू प्रिवेंट, ट्रीट, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। डिजीज का क्या करते हैं, प्रिवेंट, डिजीज को प्रिवेंट करने के लिए, डिजीज को ट्रीट करने के लिए, डिजीज को डायग्नोस करने के लिए, अपने नॉर्मल फंक्शन को, जो आपका डिसफंक्शन हो गया है, ठीक, उसे अपनी नॉर्मल एक्टिविटी में लाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, यानी ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। उसी की स्टडी को हम फार्माकोथेरेपेटिक्स कहते हैं। ये हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब स्कोप आपके सामने यहाँ से दिख रहा है, स्कोप ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स। ठीक है, तो आप यदि फार्माकोथेरेपेटिक्स आपकी है तो कहाँ कहाँ आप जा सकते हैं। ये आप यदि लॉन्ग में आया हुआ है तो इसी क्या करेंगे, थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे, या अगले पेज पे एक पे ये बनाइएगा। ठीक है, और अगले पेज पे क्या करना पड़ेगा, आपको ऑब्जेक्टिव लिख के छोड़ देना है यहाँ से। ठीक है, तो सबसे पहले देखा जाए तो यानी सबसे पहले कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी क्या होती है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए प्रयोग की जाने वाली
होती है, ठीक है, उसे कीमोथेरेपी बोलते हैं। तो इसके ट्रीटमेंट में भी आप जा सकते हैं यदि फार्माकोथेरेपेटिक्स के बारे में नॉलेज है तो, ठीक है। नेक्स्ट में क्या हो गया, टैक्सिकोलॉजी पे भी जा सकते हैं यदि आपको टैक्सिकोलॉजी, टॉक्सिक मतलब क्या होता है, जहर, यदि उसकी स्टडी के बारे में पता है तब भी आप वहाँ से फार्माकोथेरेपेटिक्स के जरिए इसमें भी जा सकते हैं। क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल में भी आप आराम से जा सकते हैं, ठीक। थेरापेटिक इंडेक्स मतलब क्या हो गया, किसी की डिजीज में, मतलब किसी पर्सन को कितना ड्रग्स देना अकॉर्डिंग टू डिजीज रेशियो से दिखाने के लिए यानी फार्माकोथेरापेटिक्स आपका इंडेक्स कहलाता है, इसमें भी जा सकते हैं। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ मतलब कोई ड्रग्स है आपके शरीर में जाके कैसे वर्क कर रहा है, उसके भी स्टडी में आप आराम से जा सकते हैं। जीन थेरेपी क्या होती है, आप डीएनए पढ़ेंगे तो डीएनए की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, जीन होती है, उसकी थेरेपी के जरिए क्या कर सकते हैं आप, डीएनए लेवल पे, ठीक, किसी भी डिजीज का क्या कर सकते हैं, क्योर करा सकते हैं, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है। यानी जेनेटिक्स में आप क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें होता भी है। जैसे मान लेते हैं अभी पढ़े होंगे इंटर में क्लाइफेंडर सिंड्रोम, ठीक है, डाउन सिंड्रोम, ठीक है, तो ये सब सिंड्रोम को हम जेनेटिक ही द्वारा क्या कर सकते हैं, जीन थेरेपी देकर उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इनके स्कोप के बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो ऑब्जेक्टिव हमसे कहा गया था यहाँ से, ठीक, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि हमसे तो क्या क्वेश्चन ने पूछा था फार्माकोथेरेपेटिक्स को डिफाइन करने के लिए उसके स्कोप तथा ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्माकोथेरेपेटिक्स को आपको बताना था। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंश्योर प्रॉपर तथा रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब क्या कर देता है, आपको इंश्योर करता है किसी भी ड्रग्स को, ठीक है, किसी भी ड्रग्स को, ठीक है, प्रॉपर अमाउंट में लेना और इसका यूज यानी रेशनल यूज, यानी तुम्हारे पास रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स के बारे में बताता है, ये आपका उद्देश्य बनाता है। मतलब थर्मेटिक यदि यानी फार्माकोथेरेपेटिक्स यदि पता है तो रेशनल यूज मतलब जो आप दवा का क्या कर सकते हैं, अनुपालन कर सकते हैं डिजीज के अनुसार। एवॉइड एंड रिड्यूस द एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी, मतलब क्या कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं एडवर्स रिएक्शन हो सकता है। जैसे मान लो कोई अब डिजीज है, आपको बारे में कुछ पता नहीं है उसके बारे में, ठीक है, तो आप उसे यदि ट्रीट कर रहे हैं तो एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, जिससे टॉक्सिसिटी पैदा हो सकती है, जिससे उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है, ठीक। तो टॉक्सिसिटी के बारे में आप जान सकते हैं। नेक्स्ट में लिखा है टू प्रोवाइड क्वालिटी एंड इफेक्टिव ड्रग्स एट द ऑप्टिमम कॉस्ट, कहने का मतलब क्या कह रखा है ये, आप यदि फार्माकोथेरेपेटिक्स जान गए हैं तो किसी भी ड्रग्स की क्वालिटी की जान सकते हैं और कौन सी ड्रग्स किस डिजीज पे कितना इफेक्टिव होता है, ठीक, वो भी जान सकते हैं एट ऑप्टिमम कॉस्ट, मतलब पैसा भी आपका ज़्यादा लगने वाला नहीं है यदि इसके बारे में जान जाएंगे तो, ठीक है। टू इंश्योर पेशेंट कॉम्प्लिकेशन, ये भी आप जान सकते हैं, ठीक है, पेशेंट के कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी जान सकते हैं। टू यूज द एडवांस इन नॉलेज मेड बाय द रिसर्च एंड साइंटिस्ट, मतलब क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आप यदि फार्माकोथेरेपेटिक्स है तो आप क्या कर सकते हैं, नॉलेज यानी एडवांस नॉलेज आपके पास हो सकता है रिसर्च और साइंटिस्ट के द्वारा, ठीक है। टू नेक्स्ट में लिखा है टू द कॉन्सेप्ट टू, ठीक, मैनेज द डिजीज कंडीशन, आप क्या कर सकते हैं, आप किसी भी डिजीज की कैसी कंडीशन है उसे यानी मैनेज कैसे करना है, आप दवा के द्वारा उन्हें क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि आपके बारे में यानी उस डिजीज के बारे में आपको सब पूरा डिटेल में पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पहले क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा है, क्या लिख दिया, व्हाट इज हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होती है, गिव द इटियोलॉजी इन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ द हाइपरटेंशन के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हाइपरटेंशन क्या होता है, कहते हैं यार बहुत टेंशन है, ठीक है, टेंशन काहे का है भाई तुमको टेंशन, ठीक है, कि हमारा एग्जाम सर होने वाला है, हम कुछ पढ़े नहीं है तब भी टेंशन हो सकती है, कईयों कारण हो सकता है, पैसा नहीं हुआ तब वो टेंशन हो सकती है, ठीक है, आपकी जीएफ नहीं है तब भी टेंशन हो सकती है, किसी की बीएफ नहीं है तब भी दिक्कत है, यदि है तब भी दिक्कत, नहीं है तो तब भी दिक्कत, ठीक है ठीक है, तो मतलब यदि रहेगी फिर छोड़ के चले जाएगी तब भी दिक्कत, मतलब दिक्कत ही दिक्कत दुनिया में है। तो बताओ, कहते हैं यार टेंशन हो गई ये सब सोच के, ठीक है, तो वो टेंशन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है तो उसी को सिंपल हाइपर टेंशन बोलते हैं, ठीक है। कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो लोग सुसाइड कर लेते हैं, हथवा काट लेते हैं, पता नहीं कैसे, ठीक है, भुकर भुकर के रोने लगते हैं। तो यहाँ पर लिखा क्या होगा, हाइपर टेंशन इज ए कंडीशन इन विच द ब्लड प्रेशर ऑफ द सिस्टमेटिक आर्टरी इंक्रीज बियॉन्ड द नॉर्मल प्रेशर, बीपी इज नोन एज हाइपर टेंशन। कहने का मतलब क्या कह रखा है, ये हमारी आर्टरीज हो गई, आर्टरीज का, ठीक है, अंदर क्या बहता, ब्लड बहता, तो ब्लड का एक यानी एक
प्रॉपर्टी होती है, किसी भी लिक्विड की एक प्रॉपर्टी होती है, जिस कंटेनर में रखा जाता है उसके कंटेनर की वॉल पर प्रेशर क्रिएट करता है। तो सेम टू सेम वॉल या ब्लड बहता है, ठीक है, यहाँ से ब्लड बहता है तो अपनी वॉल के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करता है, उसी प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। तो ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर से क्या हो जाता है, जब ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन उन्हें कहते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नॉर्मल ब्लड प्रेशर देखा जाए तो सिस्टोलिक यानी सिस्टोलिक कितना होता है प्रेशर, यानी 120 mmHg, और डायस्टोलिक होता है 80 mmHg। अब इन्हीं का क्या हो जाता है, जब ज्यादा हो जाता है, ठीक है, ये बढ़ जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हाई ब्लड प्रेशर यानी हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो यानी 140 mmHg से क्या हो जाएगा, 90 mmHg दूसरा हो जाएगा, ये डायस्टो यानी सिस्टोलिक हो जाएगा और ये तुम्हारे पास डायस्टोलिक हो जाएगा। अब इसका इटियोलॉजी पे आ जाते हैं, हाइपर एक्टिविटी ऑफ यानी सिंपैथो, ठीक है, सिंपैथेटिक नर्व यानी स्टिमुलस। इस समय क्या हो जाएगी, आपका जो नर्व इंपल्स रहेगा वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हो जाएगी। इंक्रीज इन द कार्डियक आउटपुट, कार्डियक आउटपुट भी क्या हो जाएगा आपका, इंक्रीज हो जाएगा। आर्टेरियोल कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे ठीक सिकुड़ जाएगी, ठीक है, जैसे प्रेशर ज्यादा हो गया। एक्सेसिव सोडियम क्लोराइड इंटेक मतलब ज्यादा अमाउंट में आप नमक की मात्रा को ले रहे हैं तब भी हो सकता है। फैमिली हिस्ट्री आप यानी फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, मान लेते हैं आपके फैमिली में किसी को, ठीक है, हाइपरटेंशन की है तभी जा सकता, मगर ये रेयर होता है। पोलिनेफ्राइटिस मतलब किडनी में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, जिससे हमारे पास क्या हो गया, जो रास मैकेनिज्म हो सही से मेंटेन नहीं हो पा रही तब भी हो सकता है। कोई नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स लंबे समय तक ले रहा है तब भी हो सकता है। तो ये सब कईयों कारण हो सकते हैं हाइपरटेंशन के, ठीक है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होता है, मार्फोलॉजिकल मैनेजमेंट क्या होता है, क्लिनिकल में कैसे किसी की जानेंगे कि नहीं तो हाइपरटेंशन हो गया, उनका चेस्ट पेन होगा, यानी चेस्ट पेन मतलब ये नीचे यानी छाती वाले जन क्या होगा, दर्द करेगा। इर्रेगुलर हार्ट बीट, उनका हार्ट बीट क्या हो जाएगा, इर्रेगुलरिटी उसमें बनी जाएगी, ठीक है, ये हो जाएगी, ठीक है। सीजर कभी कभी मिर्गी आ जाएगी। डिफिकल्ट इन ब्रीथिंग, सांस लेने में दिक्कत होगी। पेन इन नेक तथा बैक रीजन पे इन्हें पेन दर्द होगा। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो उन्हें डायूरेटिक देंगे। डायूरेटिक में जैसे फुरसमाइड हो गया, क्लोरोथियाजाइड आप दे सकती हैं, जिससे हाइपरटेंशन कम हो सकता है। अल्फा तथा बीटा ब्लॉकर भी बहुत सारी मेडिसिन आती है, उसे भी आप प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी डिल्टीजैम तथा और दूसरा क्या हो जाएगा, विराम पर मील हो जाएगा। तो ये इसकी ड्रग्स का नाम है। वसोडाइलेटर में तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रालाजीन हो जाएंगे और मीनोजी लीडील हो जाएगी। तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, यानी आपके फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ दिया व्हाट इज डायबिटीज मिलाइटस क्या होती है। यहाँ से हमसे कह दिया डिफाइंड डायबिटीज मिलाइटस क्या होती है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ डायबिटीज मिलाइटस को आपको बता देना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से देख लेते हैं डायबिटीज मिलाइटस एक्चुअली में होता क्या है। सुने होंगे डायबिटीज, नाम सुने होंगे, शुगर के नाम से जाना जाता है। तो एक्चुअल में इनके पास होता क्या है, ठीक है, एक्चुअल में होता क्या है डायबिटीज मिलाइटस। डायबिटीज मिलाइटस इज ए इनहेरिटेड और एक्वायर्ड क्रोनिक डिजीज होती है, ठीक। इनहेरिटेड मतलब जो आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती है, इनहेरिटेंस होती है। एक्वायर मतलब जो अपने नॉर्मल लाइफ स्टाइल में अगल बगल आप यानी एक्वायर कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो उसके अनुसार भी डिजीज हो सकती है। आइदर कॉजेज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन इन इस यानी इनसफिशिएंट अमाउंट ड्यू टू द एफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन प्रोडक्शन। कहने का मतलब क्या कह रखा है, जो हमारी पैंक्रियाज होती है, पैंक्रियाज में एक बीटा सेल होता है, तो बीटा सेल में जो इंसुलिन का प्रोडक्शन होता है सफिशिएंट अमाउंट में नहीं कर पाता जितनी रिक्वायरमेंट है हमारे शरीर को, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस पर्सन को डायबिटीज मिलाइटस हो जाने का चांस बढ़ जाएगा। व्हेन डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ इंसुलिन देन कॉजेज द स्टोर ऑफ यानी क्या होता है, ग्लूकोज होता है इन ब्लड लेवल देन कॉजेज द डायबिटीज। कहने का मतलब क्या कह रखा, व्हेन हमारे अंदर क्या हो जाती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, ठीक है, सॉरी डिफिशियंसी क्या हो जाती है, ठीक है, यानी घट, यानी डिफिशियंसी मतलब कमी, यानी जो बीटा सेल के द्वारा इंसुलिन, जो पैंक्रियाज में बीटा सेल है इंसुलिन प्रोडक्शन के लिए वो क्या हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी। तो उस समय क्या होगा, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, स्टोरेज लेवल कम हो जाएगा ब्लड के अंदर, तो उसमें डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। इटियोपैथोजेनेसिस में क्या हो जाएंगे, ठीक है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल ऑफ पैंक्रियाज, मतलब जो पैंक्रियाज का बीटा सेल है उसमें क्या हो जाएगा, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन, मतलब अपने आप उसे क्या करेगी, वो डिस्ट्रैक्ट कर देगी,
तब हो सकता है। कई जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं। रेसिस्टेंस टू इंसुलिन फंक्शन, मतलब रेसिस्टेंस टू इंसुलिन फंक्शन उसके भी हो सकता है। ओबेसिटी, मोटापा के कारण भी क्या हो सकती है आपको डायबिटीज मिलाइटस हो सकती है। लॉक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इसमें भी आपको क्या कर सकती है, हो सकती है डिजीज, डायबिटीज मिलाइटस हो सकती है। ठीक, पैथोजेनेसिस मतलब क्या होता है, ठीक है, यानी पैथोजेनेसिस कैसे होता है यहाँ से आप देख सकते हैं, मगर हमसे पूछ रहे केवल ईटीयू पैथोजेनेसिस पूछा था। ठीक, पैथोजेनेसिस आपको नहीं दिखाना, यदि दिखाना तो इसी में स्टेप बाय स्टेप ऐसे कर देना, काम हो जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें बताना है यहाँ से, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ब्लर विजन, यानी सॉरी ब्लड विजन हो जाएगा, मतलब उन्हें आंख धुंधला धुंधला दिखाई देगा। फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शन विथ द रिटार्डेड हीलिंग ऑफ कट एंड वुंड, ठीक है, मतलब क्या होगा, जैसे कहीं कट लग गया, ठीक है, कहीं घाव हो गया तो बहुत तेजी से क्या होगा, रिकवर जल्दी नहीं होगा। ठीक है, पोलीफेजिया, पोलीफेजिया क्या होगा, एक्सट्रीमली हंगर, मतलब बहुत ज़्यादा आपको क्या लगेगी, भूख लगेगी। ठीक है, पॉलीयूरिया, पॉलीयूरिया मतलब ज़्यादा अमाउंट में क्या करेंगे, यूरिनेशन आप त्याग करेंगे। ठीक है, ज़्यादा क्या करेंगे, यूरिनेशन आप करेंगे, पेशाब की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाएगी। फटीग तथा हेडेक होगा, आपको थकान महसूस होगी, आपका सर दर्द करने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट में तुमसे लिखा है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, यानी इंसुलिन डिपेंडेंट, मतलब इंसुलिन पेन दिया जाता है, उन्हें क्या कर देते हैं, अपनी ये जो पेट की चर्बी होती है इसे खींच के उसी में इंजेक्ट कर दिया जाता है, ये सब क्यूटेनियस पेन होती है। ठीक है, सल्फा, ठीक है, सल्फोनाइलूरीज होता है, जिसमें हम क्या बोलते हैं, टलबुटामाइड लेते हैं, क्लोरोप्रोपामाइड लेते हैं, गिल्मीपराइड लेते हैं, ये सब कैप्सूल यानी टैबलेट के रूप में आता है। विगुनाइड में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, मेटफॉर्मिन लेते हैं, और क्या होगा, थियाजोलो, ठीक है, जोलिडीनिडियोन होता है, जिसमें क्या लेते हैं, ग्लिटाजोल होते हैं और रोसीग्लिटाजोन होते हैं, ये सब आपके ड्रग्स के नाम है। तो इसमें मोस्टली देखा जाए तो यानी मेटफॉर्मिन होगा, गिल्मीपराइड सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है। बहुत रेयर कंडीशन में क्या हो जाती है, इंसुलिन पेन का प्रयोग करते हैं, जब ज़्यादा हो जाता है तो। ठीक है, ये हो जाएगा इनके। चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे कह दिया है। ठीक है, चौथे में क्या क्वेश्चन पूछा भाई, ठीक है, उसी को हम कंसीडर करने वाले। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, ठीक, इटियोलॉजी, क्लिनिकल और मार्फोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ अल्सर डिजीज के बारे में। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं पेप्टिक अल्सर होता क्या है। कभी कभी सुने होंगे हमें निनाव हो जाता, ठीक, सुने होंगे ना, ठीक है, तो निनाव क्यों हो जाता है, उसका भी कारण होगा ना। ठीक है, उसका भी हमारे पास कारण है, कैसे, ठीक है, मान लेते हैं आप सही से अमाउंट में डाइट नहीं ले रहे हैं, तो आपका पीएच यानी स्टमक का पीएच कम है, तो ऐसे कईयों कारण से हो सकते हैं आपको डायबिटीज, सॉरी, पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर इज यानी अल्सर इज ए कंडीशन इन विच द ओड अपीयर इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक ड्यूडेनम अलॉन्ग विद द बर्निंग स्टमक पेन, मतलब पेप्टिक अल्सर एक ऐसी कंडीशन होती है जो ओड अपीयर होती है इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक और ड्यूडेनम अलॉन्ग विद द बर्निंग स्टमक पेन, मतलब क्या होती है, जो स्टमक की जो लाइनिंग होती है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं, देखिए क्या हो गया, ये स्टमक की लाइनिंग हो गई, तो यहाँ वाले लाइनिंग वाले पोर्शन पे क्या हो जाएगी, बहुत तगड़ा पेन होगा, बर्न होगा, और डिड्यूनम वाले लास्ट वाले पोर्शन में भी आपको दर्द होने का चांस बढ़ सकता है। इन दिस केस ऑफ पीएच, लो पीएच इन स्टमक, मतलब अब कब हो सकता है, जो आपके पेट के पीएच लेवल बहुत कम हो जाएगा तब हो सकता है। ठीक, अब इटियोलॉजी, कारण क्या हो सकता है, ठीक है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इन्फेक्टेड द स्टमक कॉजिंग द इन्फ्लेमेशन, मतलब हेलिकोबैक्टर एक तो पाइलोरी बैक्टीरिया होती है जो क्या कर देती है, हमारी स्टमक की लाइनिंग को डैमेज करती है, जिससे वहाँ सूजन हो जाती है और घाव बन जाता है, तो उसी को पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। अब कभी कभी कोई पर्सन नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लंबे समय तक लेता है, जैसे एस्प्रिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, ठीक है, जैसे कम्बोफ्लान के नाम से आता, पैरासीटामॉल तथा आइबुप्रोफेन होता है, तो लंबे समय तक लेंगे तब भी पेप्टिक अल्सर होने का चांस बढ़ जाता है। स्मोकिंग करेंगे तब भी, एल्कोहलिज्म लेंगे तब भी, रेडियोथेरेपी दे जाएगी तब भी, तो ये हो जाएंगे इसके इटियोलॉजी पे। हमसे कहा था इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पे हम देखते हैं आपके सामने क्लिनिकल और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में स्टमक पेन, स्टमक मतलब यानी स्टमक में उनके क्या होगा, तगड़ा पेन होगा, और उन्हें क्या होगी, दूसरा ब्लोटिंग होगी, ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगी, जी मचलना, ठीक है, और हर्ट बर्निंग, मतलब इस वाले रीजन पे, हर्ट वाले रीजन पे क्या होगी, थोड़ा सा जलन टाइप में होगी, वोमिटिंग होगी, ठीक, और क्या होगी, वेट लॉस उनका होगा, ठीक है, वेट का क्या होगा, उनका लॉस हो जाएगा। तो ये सब ऐसे कईयों कारण हो सकते हैं।
ठीक है। और क्या लगा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के अंतर्गत देखा जाए तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे एंटासिड का प्रयोग करेंगे। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दवा आती है जिसे हम क्या कर सकते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोलते हैं, इनो के नाम से जानते हैं। तो उससे भी यदि कोई पर्सन लेगा तो पेप्टिक अल्सर के चांस को हम कर सकते हैं कम। कैल्शियम कार्बोनेट भी कोई ले सकता है, आराम से उसे हम पेप्टिक अल्सर को कम कर सकते हैं। मतलब हमें एसिडिटी को किसी तरह से कम करना है, ठीक है। और क्या होगा, H2 ब्लॉकर यानी हाइड्रोजन ब्लॉकर में रेंटिडीन और क्या हो जाएगी, सिमिटिडीन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इस सब ड्रग का प्रयोग कर सकते हैं। PPI देखा जाए तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में तुम्हारे पास ओमाप्राजोल और यानी क्या होता है, रेबाप्राजोल और पेंटाप्राजोल ड्रग्स के नाम से आती है, इसे भी आप ले सकते हैं। एंटीबायोटिक में देखा जाए तो एजिथ्रोमाइसिन दे सकते हैं, एमॉक्सिसिलिन प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट हमसे कह दिया है मलेरिया क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कह दिया यानी व्हाट इज मलेरिया, मलेरिया क्या होती है, उसका इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ मलेरिया के बारे में बताना है, ठीक। तो यहाँ से समझ लेते हैं मलेरिया। उसके बाद कौन सा है, डर्मेटोलॉजी वाला नहीं, तो हम उसे दूसरी कॉपी में देखना पड़ेगा, ठीक। तो मलेरिया एक्चुअल में होती क्या, इसे सुनिए। मलेरिया क्या होती है, एक लाइफ थ्रेडिंग डिजीज होती है जो ट्रांसमिटेड होती है बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो कैरी विद द प्लाज्मोडियम पैरासाइट। कहने का मतलब क्या होती है, जैसे कोई एक इन्फेक्टेड पर्सन है जिसे मलेरिया ऑलरेडी हो चुका, तो उन्हें क्या बाइट करेगी, एनाफिलिस, ठीक है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो उन्हें बाइट करेगी, तो उसके अंदर क्या होगी, प्लाज्मोडियम पैरासाइट होगी, उस मच्छर के अंदर चली जाएगी। अब उसके अंदर अपनी लाइफ साइकिल को थोड़ा सा कंप्लीट करेगी, ठीक है। उसके बाद किसी हेल्दी पर्सन को मच्छर यदि काटेगा तो वो क्या हो जाए, जो प्लाज्मोडियम उनके शरीर के अंदर मच्छर के गया था, तो मच्छर से कहाँ पर हो जाएगा, एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाएगा, तो उसे भी मलेरिया का चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यही पूछेगा मलेरिया का यानी तुम्हारे पास वेक्टर की तरह कौन काम करता है, फीमेल एनाफिलिस मॉस्क्यूटो वर्क करती है। नेक्स्ट में लिखा द इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो रिलीज द पैरासाइट इन द फूड बाय द बाइटिंग इंडिविजुअल। मतलब क्या होता है, इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो जो तो रिलीज करता है पैरासाइट को, और बाइटिंग द इंडिविजुअल मतलब किसी पर्सन को बाइट करेगा तब हो सकता है, ठीक है। अब इसका इटियो, ठीक है, इटियोपैथोजेनेसिस में देख लिया जाए, कॉजेटिव एजेंट ऑफ मलेरिया तो प्रोटोजोआ, ठीक है, यानी प्रोटोजोआ प्लाज यानी पैरासाइट से होता है। जो जीनस क्या होती है, प्लाज्मोडियम, मतलब प्लाज्मोडियम एक जीनस होता है। अब इसके कईयों स्पीसीज हो सकते हैं, इन्हीं के काटने से क्या होती है, मलेरिया होती है। जैसे तुम्हारे पास प्लाज्मोडियम वोवल होता है, ठीक, प्लाज्मोडियम मलेराई होता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम होता है, प्लाज्मोडियम विवैक्स होता है। तो ऐसे कईयों तुम्हारे पास क्या हो सकते हैं, ठीक है, मलेरिया के कॉजेटिव एजेंट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास लिखा फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, ठीक है, सॉरी, और क्लिनिकल मैनेजमेंट के मैनिफेस्टेशन के बारे में। मतलब तुम कैसे जान सकते हो इस पर्सन को मलेरिया हुआ, उन्हें हाई फीवर होगा, ठीक है, हाई फीवर होगा। फीवर जो रहेगा अल्टरनेट रहेगा, मतलब कभी सुबह चढ़ जाएगा, कभी शाम को चढ़ जाएगा, कभी सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम चढ़ जाएगा, या 1-2 दिन का अंतराल में चढ़ेगा। तो उसी अनुसार जब डॉक्टर चेकअप कराता मलेरिया का तो वो जान जाता है कि कौन सा प्रोटोजोआ है, ठीक है, इनके शरीर के अंदर इंटर किया, उसी के अनुसार एंटीबायोटिक देता है, ट्रीट कर देता है, ठीक है। फटीक, वो थका थका रहेंगे, येलो स्किन, उनकी स्किन पूरी येलो हो जाएगी, चिल हो जाएंगे, ठीक, ठंडक टाइप में लगे, हेडेक हो जाएंगे और एनीमिया का ये सब यानी लक्षण देखने को मिलता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में इतनी सारी दवा दे के आप क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। एंटी मलेरियल ड्रग्स के तौर पे क्या हो जाएगा, क्लोरोक्यूनोन दे सकते हैं, लिखा प्रोमाक्यून दे सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, मेफ्लोक्यून दे सकते हैं, और डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, एटोरवाक्यूआन दे सकते हैं। ये इसके तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल। मतलब इतने तरह से आप क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं उस पर्सन को, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमसे कह दिया है डिफाइन डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी को आपको डिफाइन करना है। गिव द इटियोपैथोजेनेसिस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ सोरोसिस। कहने का मतलब सबसे पहले आप डर्मेटोलॉजी के बारे में डिफिनेशन केवल लिख के छोड़ देनी है। उसके बाद क्या होगा, सिरोसिस के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले समझिए डर्मेटोलॉजी होती क्या है, ठीक है। स्टडी ऑफ स्किन, स्किन की जो स्टडी होती है, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं स्टडी ऑफ स्किन, ठीक है। स्टडी ऑफ स्किन इज नोन एज, ठीक है, इज नोन एज, ठीक है, क्या बोला जाता है, डर्मेटोलॉजी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डर्मेटोलॉजी बोलता है, ठीक है। मतलब स्किन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, डर्मेटोलॉजी बोलते हैं, ठीक है।
अब इसमें तुम्हारे पास क्या पहले दे रखा, सोरियासिस दे रखा। सोरियासिस क्या होती है, क्रोनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होती है। इनमें स्किन सेल क्या हो जाती है, बिल्डअप हो जाती है, रैपिडली कॉजेज द थिक पिंक रेड स्किन पैचेज हो जाती है, ठीक है, कवर विद द वाइट एंड सिल्वरी स्किन इज नोन एज फ्लेक। कहने का मतलब क्या होती है, देखिए ये आपकी स्किन हो गई, स्किन के ऊपर आपके पैचेज होंगे और उनके क्या हो जाए, गोल गोल बन जाएंगे, ठीक है। और ये जो गोल गोल बनेंगे वो किस कलर के रहेंगे, रेड कलर के रहेंगे, और उनके ऊपर क्या होगी, व्हाइट ऐसे पैचेज बन जाएगी, व्हाइट व्हाइट पैचेज बन जाएगी, ठीक है। उसी को क्या बोला जाता है, सेरोसिस बोला जाता है, ठीक है, स्कोरसिस यानी सेरोसिस बोला जाता है। फिर क्या होता है, 10 रेसेस कैन बी डेवलप एनीवेयर ऑन द बॉडी, मतलब ये रेसेस हमारे शरीर के ऊपर कहीं भी बन सकते हैं। मोस्ट इज कवर ओनली द फ्यू पैचेज ऑन स्किन, ठीक है, कवर अ लार्ज एरिया बॉडी, मतलब कभी कभी ये कम मात्रा में पाए जाते हैं और कभी कभी ये बहुत मात्रा में क्या पाए जाते हैं, ठीक है, पूरे शरीर में हो सकते हैं, ठीक है। अब इसका इटियोलॉजी देखा जाए तो तुम्हारे पास स्किन इंजरी, मतलब स्किन पे क्या हो जाती है, इंजरी हो जाती है, इसके कारण से भी ये हो सकती है सीरियोसिस। दूसरा क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, यानी इन्फेक्टेड बाय द इम्यून सिस्टम। कहने का मतलब स्ट्रेप्टोकोकल एक बैक्टीरिया का नाम होता है, इसके इन्फेक्शन के कारण से भी क्या हो सकती है, ठीक, आपको सीरियोसिस हो सकती है। कुछ सर्टेन यानी प्रिस्क्राइब मेडिकेशन होती है, ठीक है। अब आते कोई ऐसा ड्रग्स ले लिए, ठीक, दवा आप लंबे समय तक तो कोई ले रहे हैं, प्रिस्क्राइब ड्रग्स है, मगर आप बिना प्रिस्क्राइब से मेडिकल स्टोर से खरीद लिए, उसे खा लिए, तब भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे सुंदर होने के लिए क्या करेंगे, क्रीम पाउडर लगा लेंगे बढ़िया से, तब भी इन्फेक्शन हो सकता है आपको। बहुत सारे लोग होते हैं ना, बेसनीय पोत देते, बेसन ले लेंगे, दही ले लेंगे, मतलब खाने वाली चीज़ है भाई, तो उसी में पता नहीं क्या कर, जैसे चेहरों भावन करने बैठे हैं, ठीक है। ठीक, कोल्ड वेदर तथा लेस एक्सपेंसर टू सनलाइट, मतलब क्या कर देते हैं, यदि कोल्ड वेदर ठंडक रहेगी तभी हो सकती है, यदि लाइट बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, यानी लिखा लेस एक्सपोजर टू सनलाइट, मतलब बहुत कम, ठीक है, यानी स्पॉन्सर रहेंगे, ठीक, उसमें भी यानी हो सकता है, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस, मतलब कोई लंबे समय तक स्ट्रेस में है तभी उन्हें क्या होता है, सीरियोसिस हो सकता है। आप पैथोजेनेसिस यहाँ से देख सकते हैं, मगर हमसे पूछा नहीं है, ठीक है। जो हमसे पूछा था क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, तो उसे हम देखते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या हो जाएगी, उनके शरीर पे रेसेस हो जाएंगे, सोलन हो जाएगी, पैचेज ऑन ऑफ स्किन, और अपीयर होगा रेड, ठीक है, रेड कलर का, और लाइट स्किन हो जाएगी, राइट स्किन टोन, डार्क स्किन टोन, ये सब भी दिखने को मिलता है, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिखिए, क्रैकिंग एंड लेबलिंग ड्राई स्किन, मतलब क्या होगी, जो आपकी ड्राई स्किन जो ड्राई रहेगी, ठीक है, ड्राई रहेगी, उसमें भी क्या हो जाएगी, ये लेबलिंग करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक तथा, ठीक है, पीटेड पैन यानी नेल हो जाएगी, मतलब यानी जो हमारी नेल वाली रीजन, नाखून वाले रीजन पे क्या हो जाएगा, आपको क्रैकिंग तथा ब्लीडिंग यानी खून की तरह बहने लगेगा कभी कभी, ठीक, यानी वहाँ पर क्या हो जाती है, ऐसे मोटा मोटा यहाँ पर ऐसे एक लेयर बन जाती है। पेनफुल तथा ये पेनफुल एंड इन्फ्लेटेड ज्वाइंट, मतलब क्या होगी, आपको दर्द होगा और ज्वाइंट वाले रीजन पे भी थोड़ा सा इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, ठीक, तो ये हो जाएगा। अब फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में, नॉन फार्माकोलॉजिकल तो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक है, इसमें पढ़ना है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होगा, स्टेरॉइड क्रीम का प्रयोग करना है, ठीक है। अब देखिए शहर वहर में जाएंगे तो क्रीम अलग रखा रहेगा, है कि नहीं, साबुन वबुन सब कुछ अलग रखा जाएगा, और हम सब लोग एक हैं, ठीक है। अब तुम सोचो, हम जब बीएससी कर रहे थे, कितना बीएससी कर रहे थे, इंटर में फेयर लवली, नाइन्थ और 10th में खूब फेयर लवली लगा के जाते थे, ठीक है। क्योंकि जब कोचिंग जाते थे, ठीक है, कोचिंग जाते थे तो हमारी 3 सिस्टर थी, तो वो सब रखी रहती थी, तो उन्हें पोतिया खोप जाते थे, और करिया रेडी थे कि चमकते थे, ठीक है, मगर कुछ फर्क पड़ने वाला कोई फंसबा नहीं कर रही थी, ठीक है। तो 9th 10th ऐसे गुजर गया, फिर अपने घर से हम दूर चले गए, 11 12 वहाँ पढ़ने लगे, ठीक है। तब 11 में हम क्रीम फेयर लवली लगाते थे। फिर क्या होगा, जब 12 के बाद आए तो देखेंगे भाई रूम भाड़ा, ठीक, अपना खर्चा सब कुछ मैनेज नहीं होता था। तब से क्या होगा, बैल कोल्हू तेल, कौन सा, यहाँ पर बैल कोल्हू तेल वाला है, उसी से सब्जी छौंकेंगे और उसी को मुंह में, उसी को देह में, उसी को बाल में लगाएंगे। ठीक है, तब से बीएससी मतलब इंटर हो गया, पूरा बीएससी हो गया, ठीक, मतलब 17 3 7 8 साल हो गया, तब से बैल कोल्हू का प्रयोग हम कर रहे हैं, क्रीम पाउडर कुछ नहीं। अब सोच सकते हैं आप, ठीक है, ये लड़के हैं, लड़कियां का तो अलग रुतबा होता है, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिखेंगे,
ठीक है। अब स्टेट यानी क्या होता है, स्टेरॉइड कोई क्रीम लेगा तो सप्रेस द इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक है। एंथारिलीन क्रीम आती जो स्लो डाउन कर देती ग्रोथ ऑफ स्किन सेल को, स्किन सेल जो ग्रोथ तेजी से करे उसे स्लो डाउन कर देगी। और क्या लिखा है, मेथो, ठीक है, मेथोट्रेक्सेट इस भी क्रीम आता है। साइक्लोस्पोरिन आता है जो ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया जाता है। बहुत सारे मॉइस्चर क्रीम आते हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे वॉसलिन में। ठीक है। अब ये कहा था एप्पल की तरह आता है जो 10 रुपये मिलता है। ठीक है। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, मॉइस्चर आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे कर दिया, व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। हमसे 6 क्वेश्चन दिया तो 6 क्वेश्चन को हम डिटेल में कवर अप कर लिए। इसमें जो क्वेश्चन पूछा व्हाट इज एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इसे हम लिखे नहीं है, जो आप पीडीएफ में हम क्या करेंगे, इसको लिख कर दे देंगे क्योंकि ये पूछने का चांस बढ़ सकता है। एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होती है पहले इसे समझ लीजिए, सुन लीजिए। ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप कोई बैक्टीरिया को मारने के लिए लंबे समय तक कुछ ड्रग्स का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, चाहे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ वायरस कुछ भी है, तो क्या हो जाएगा, उस दवा के अगेंस्ट, ठीक है, वो रेसिस्टेंस पैदा कर लेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोलते हैं। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल द इंक्रीज द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस, इसे प्रिवेंस और कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। प्रिवेंस मतलब क्या होता है, अब लंबे समय तक किसी एंटीबायोटिक का प्रयोग न करें। ठीक है। उन्हें प्रॉपर हम क्या करें, चेकअप कराएं और डॉक्टर की निगरानी में उस ड्रग्स को लें और उसे हम क्या करें, ट्रीटमेंट के द्वारा उसे सही कर दें। तो ऐसे भी क्या कर सकते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस से हम कम कर सकते हैं। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया पार्ट बी। पार्ट बी में टोटल 11 क्वेश्चन रहेगा कि 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना रहेगा। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, करक व्हाट डू मीन बाय द एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन होती क्या है, इसका इंपॉर्टेंट यानी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंट आपको बताना पड़ेगा। ठीक। तो आपके सामने इसका आंसर यहाँ रहा। ठीक है। एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में। अब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आप कोई ड्रग्स लिए तो उसका कुछ एविडेंस, साक्ष्य है ना। ठीक है। कि एविडेंस, अरे भाई क्या तू कर रहा है, बस मारेंगे थपड़ा ना, एकदम कचरा हो जाएगा। ठीक है। तो यानी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन क्या होती है, जैसे मान लेते हैं आप कोई ड्रग्स है। ठीक है। आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, दिखाना पड़ेगा कि ये इसका, इस डिजीज के लिए ये ड्रग्स है। जैसे मान लेते हैं आपको मार हो गई बरियारे क्लास में। ठीक है। किसी को आप पीट दिए बरियारे, ठीक, मार दिए 2-3 घूसा कोहनी पीट दिए, धड़ धड़ाधड़ मार दिए। ठीक है। पंगा हो जाएगा तगड़ा। तो एविडेंस एक बन जाता है कि अच्छा गवाह है, अरे ही मरला सही है, मरला सर ये कर देखा मुँह में फूट गया बा। ठीक। एक एविडेंस बन जाता है। तो ऐसे तुम्हारे पास क्या होती है, बहुत सारी दवा होती है जो किसी साइंटिस्ट के द्वारा, किसी डॉक्टर के द्वारा अप्रूवल की जाती, बड़े बड़े प्रोफेशनल के द्वारा। तो अच्छा ये जो ड्रग्स है इसके लिए यानी क्या हो गई, सही है, एविडेंस दे दी जाती है। ठीक। उसी को हम उस ड्रग्स को एविडेंस बेस्ड मेडिसिन बोलते हैं। अब लिखा क्या, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन यानी सिस्टमैटिक अप्रोच टू द मेडिसिन इन विच डॉक्टर के द्वारा और हेल्थ केयर प्रोफेशनल के द्वारा यूज इज करेंट यानी करेक्ट यूज बेस्ड, ठीक है, बेस्ड साइंटिफिक एविडेंस फॉर द क्लिनिकल रिसर्च टू मेक द डिसीजन टू क्योर ऑफ इंडिविजुअल पेशेंट। कहने का मतलब कोई पेशेंट है, पेशेंट का जो डिजीज को क्योर करने के लिए हम एक्चुअल में, ठीक है, डॉक्टर के द्वारा रिसर्च किया गया, बड़े बड़े प्रोफेशनल के द्वारा रिसर्च किया गया, ठीक है, उसके, ठीक है, डिजीज के हम क्योर के लिए उस ड्रग का प्रयोग करते हैं, उसी को हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं। नेक्स्ट में लिखा व्हेन डॉक्टर लुक एट द रिसर्च बिफोर द रिकमेंडिंग द ट्रीटमेंट। मतलब क्या, डॉक्टर पहले रिसर्च करता है पूरा साइंटिफिक के द्वारा, यानी साइंटिस्ट के द्वारा उन्हें क्या कर दिया जाता है, अप्रूवल किया जाता है, ये ड्रग्स इसके लिए ट्रीट सही है। तो डॉक्टर क्या करेगा, पहले रिसर्च देखेगा, फिर वो क्या करेगा, डॉक्टर के ट्रीटमेंट के लिए रिकमेंड करेगा किसी भी पेशेंट को। दे आर आल्सो यूजिंग, ठीक है, दे आर यूजिंग एविडेंस बेस्ड मेडिसिन। आप वहाँ से आप क्या कर सकते हैं, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन का प्रयोग कर सकते हैं। अब हमसे सिग्निफिकेंस पूछा था, तो सिग्निफिकेंस यानी इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, क्या जरूरी है। यूज ऑफ EBM इज द क्यूरियसली इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द क्वालिटी मेडिकल केयर। कहने का मतलब क्या होता है, एविडेंस मेडिसिन जो होती है क्या होती है, ये मेंटेन करने के लिए प्रयोग की जाती है कि हमारा जो भी ड्रग्स की क्वालिटी थोड़ा सा मेंटेन रहे और डिजीज को हम जल्दी जल्दी क्या कर सकते हैं, उस पर क्योर पा सकें। ठीक, इसके लिए प्रयोग कर देते हैं। गुड क्लिनिकल आउटपुट, मतलब आपको सूटेबल मेडिसिन पता है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका यानी तुम्हारे क्लिनिकल आउटपुट होना चाहिए डिजीज के प्रति, वो जल्दी से मिलने वाला है। इट प्रोवाइड कास्ट इफेक्टिव मेडिकल केयर, ये क्या कर देता है, कास्ट इफेक्टिव, मतलब कम पैसे में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा से अच्छा
अच्छा ट्रीटमेंट पा सकते हैं। प्रमोट, ठीक है, प्रमोट कैन ऑफ द, ठीक है, कैन ऑफ द ट्रीटमेंट एंड आउटकम, मतलब क्या कर सकते हैं, इससे हम किसी भी डिजीज के, ठीक है, आउटकम से भी हम थोड़ा सा सहमत रहेंगे और कम कास्ट में हम अच्छा पैसा, ठीक है, यानी डिजीज को हम क्योर कर सकते हैं। हेल्प टू ऑफ द स्टेबलाइजेशन नेशनल स्टैंडर्ड ऑफ पेशेंट केयर, मतलब हम क्या कर सकते हैं, स्टैंडर्ड लेवल पे जा कर क्या कर सकते हैं, पेशेंट की केयर कर सकते हैं। और नेशनल लेवल को हम क्या कर सकते हैं, अपनी कम्युनिटी फार्मेसी को, ठीक, कम्युनिटी यानी सोशल को हम क्या कर सकते हैं, क्योर करा सकते हैं डिजीज के जरिए, डिजीज पे हम मेडिसिन के जरिए, ठीक। इट कीप डॉक्टर एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल अपडेटेड करते हैं, हम प्रॉपर इसे अमाउंट में क्या कर देते हैं, किसी डॉक्टर के द्वारा, किसी प्रोफेशनल के द्वारा हमेशा यानी अपडेटेड की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, डिफाइन हाइपरलिपिडीमिया क्या होती है। हाइपरलिपिडीमिया को डिफाइन करना है और इसके टाइप के बारे में बताना है और मेंशन द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया के बारे में बताना पड़ेगा। तो हाइपरलिपिडीमिया आपके सामने है, नाम से ही पता, लिपिड जब हमारे शरीर में ज़्यादा डिपॉजिट हो जाता है तो उस कंडीशन को हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। यदि कम होता तो हाइपोलिपिडीमिया, मगर यहाँ लिखा हाइपरलिपिडीमिया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, हाइपरलिपिडीमिया इज ए कंडीशन इन विच लेवल ऑफ फैट या लिपिड, बॉडी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड इंक्रीज एबनॉर्मली, मतलब हमारे शरीर के जो नॉर्मल लेवल के लिए कोलेस्ट्रॉल, फैटी एसिड, लिपिड, ट्राइग्लिसरीन ये चाहिए। अब ये इसकी लेवल यदि ज़्यादा हो जाती तो उस कंडीशन को हम हाइपरलिपिडीमिया बोलते हैं। आल्दो हाइपरलिपिडीमिया इज हेरिडिटी, कभी कभी ये हेरिडिटी हो सकती है, मगर मोस्टली देखा जाए तो आपके खान पान पे निर्भर करता है। बट इट इज ए मोस्ट कॉमन बद, ठीक है, कॉमनली कॉज बाय द लाइफ स्टाइल फैक्टर, जैसे डाइट, यानी तुम्हारे पास क्या हो जाएगी, हाई फैट। नो प्रॉपर इसका साइज, मतलब आप केवल खाए जा रहे हैं, प्रॉपर इसका साइज अपने शरीर में नहीं कर रहे हैं, तब भी आपका क्या हो जाएगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल यानी लिपिड लेवल बढ़ेगा आपको शरीर में, तो हाइपरलिपिडीमिया हो जाएगी। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आपको लिपिड को बर्न कराने के लिए प्रॉपर एक्सरसाइज करना कंपलसरी है, ठीक है। इसके टाइप देखा जाए तो कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं, एलडीएल होते हैं, वीएलडी होते हैं, एचडीएल होते हैं। एलडीएल में क्या होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं जो बैड कोलेस्ट्रॉल के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या होता है, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होते हैं, और इसके ये टाइप हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कहा हमसे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरलिपिडीमिया, तो इसे देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। व्हेन कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ द हाई मोस्ट पीपुल एस, यानी क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक होता है, कहने का मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारे शरीर के अंदर जब ज़्यादा हो जाता है तो हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलती है। नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास हाई ब्लड प्रेशर, यानी उनके शरीर में क्या हो जाएगी, जब कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा तो जाहिर सी बात क्या होगी, हमारा ब्लड प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक। हार्ट अटैक उन्हें आने का चांस बन सकता है। स्ट्रोक, रिड्यूज ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन, मतलब क्या होगा, अब उनकी जो ब्रेन में ब्लड सप्लाई जानी चाहिए थी, ऑक्सीजन लेकर जाना चाहिए था जिस ब्लड को, प्रॉपर अमाउंट में लेकर नहीं चला पाएगा, उन्हें स्ट्रोक हो जाएगा। जेंथोमेस में क्या होगा, फैटी प्लेग ऑन स्किन, हमारी स्किन की यानी थोड़ी सी नीचे क्या हो जाती है, यानी इसका डिपॉजिट होने लगेगा, उसके बाद ऐसे ऐसे फूलना स्टार्ट हो जाएगी हमारी स्किन। तो ये हो जाएगी हाइपरलिपिडीमिया के बारे में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या दे रखा है, इटियोपैथोलॉजी आप, ठीक है, पहले देख लेते हैं इसे। मुँह हमारो राजा जी ऐसन प्यार के रख देले बाड़ा, तू मूड बिगाड़ के, मूड मत बिगाड़ो भैया। क्वेश्चन कहाँ गया जी, कहाँ गया जी, अच्छा 3rd नंबर पे हैं। 3rd नंबर पे कह रखा, राइट द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, सीओपीडी बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी। तू बेटा कहाँ जा रहा है यार, गुस्सा लगा रहा था रे, ठीक है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज को इटियोलॉजी लिखना पड़ेगा, ठीक। तो सबसे पहले हम यानी तुम्हारे पास है, ठीक है, सीओपीडी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर इसका ठीक टाइप थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। लग बाई चांस पूछ दिए तो क्या करेंगे, ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, इटियोपैथोजेनेसिस देख लेंगे। तो यानी सीओपीडी होती क्या, जैसे मान लेते हैं हमारी नोज से लेके लंग्स रीजन पे क्या कहलाता है, ठीक है, ये हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम कहलाता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम के अंतर्गत कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन होती है जिससे हमारे एयर फ्लो में कोई डिस्टर्बेंस होता है तो उसी को हम सीपीडी बोलते हैं, सीओपीडी बोलते हैं। अब लिखा क्या, अकॉर्डिंग टू WHO सीओपीडी इज लंग डिजीज, चलो हमने मान लिया।
एंड डिफाइन एज द क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन यानी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ लंग एयर फ्लो डेट इंटरफेयर विद द नॉर्मल ब्रीथिंग इट इज ए नॉट फुल्ली रिवर्सिबल। कहने का मतलब क्या होता है, हमारे नॉर्मल ब्रीथिंग में कोई भी हमारे एयर वे में कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी यानी डिजीज बोलते हैं। सीओपीडी आल्सो नोन एज क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग्स डिजीज, जिसे हम सीओएल कोल्ड के नाम से जाना जाता है। सीएएल क्रोनिक एयर फ्लो लिमिटेशन बोला जाता है। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव रिस्पिरेटरी डिजीज CORD बोला जाता है। मतलब इन सब नामों से भी आ जाने का चांस बढ़ सकता है। ठीक, अब टाइप यहाँ से देख सकते हैं, दो तरह का होता है कि इम्फाइसेमा इसका सिम्टम, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस इसका सिम्टम, क्योंकि ये एक नंबर में पूछ सकता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या होता है इसका सिम्टम, तो डिफिनेशन लिख दीजिएगा, सिम्टम लिख दीजिएगा। ठीक, हमसे पूछा था इटियोपैथोजेनेसिस, तो आपके सामने इटियोपैथोजेनेसिस है। COPD कॉजेज होता है स्मोकिंग, मतलब ज़्यादा अमाउंट में आप सुट्टा मार रहे हैं तब भी हो सकता है। ठीक है, देखिए अब ये सब युग आ गया मेरे भाई। हम जिस कॉलोनी में रहते हैं, हमारी कॉलोनी के पीछे कम से कम 10 या 12 बीघा का प्लॉट पूरा खाली खाली है। ठीक है, खाली है, तो यहाँ पर इंग्लिश मीडियम, ठीक है, ICSE पैटर्न और CBSE पैटर्न यहाँ से तगड़ा तगड़ा स्कूल है, जिसमें फीस तो आप जान ही रहे हैं ICSE पैटर्न में कितना फीस लगती है, तगड़ा एकदम। आप यदि 5th 6th में है तो 50-60 हज़ार लग जाता है। ठीक, तो वहाँ से छुट्टी होती है तो क्या कर देते लोग, छोटे छोटे बच्चे, वहाँ तक कि लड़कियाँ भी स्मोकिंग करती हैं, 10th की 11th की रहती है ना, एकदम से मारती हैं धकाधक धुआं मतलब एकदम से विदेश बना दिए भैया। ठीक है, तो वो क्या हो जाती, स्मोकिंग के कारण से COPD हो सकता है। अब युग भाई चेंज हो गया है। ठीक है, बड़ी खतरनाक युग आने वाला कुछ समय के बाद। ठीक है, COPD स्टार्ट आफ्टर द केस ऑफ द 40 ईयर, मतलब यदि 40 साल के आप बाद रहेंगे तभी आपको COPD होने का चांस बढ़ सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकती है, स्मोकिंग करेंगे तभी हो सकता है। स्मूथ, ठीक है, स्मूथ फ्रॉम द बायोमास का फ्यूल, मतलब क्या तभी इससे कारण से भी हो सकता है। एक्सपोज, ठीक है, एक्सपोज टू एयर पॉल्यूशन यानी पॉल्यूशन वर्किंग विद द केमिकल डस्ट फ्यूल, मतलब ऐसे एरिया में आप वर्क कर रहे हैं जहां पर केमिकल पॉल्यूशन, डस्ट पॉल्यूशन, मतलब सिंपली एयर पॉल्यूशन है, भी आपको क्या हो सकती है, COPD होने का चांस बढ़ सकता है। स्मोकिंग ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी कैन पुट द फीटस एट बीट। अब देखो भैया ये क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी के दौरान अपने इंडिया में देखा जाए तो अभी कल्चर बहुत बढ़िया है कि नहीं, अच्छा कपड़ा पहनावा हो रहा है। ठीक, उर्फी जावेद की तरह नहीं भाई कुछ भी पहन लेंगे। ठीक है, हम तो सोचते हैं कि हमारे गाँव में कहीं आ जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा, क्या है कि हमारे बाबा वाबा रहते हैं तो उनसे चिढ़ा डालेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, मजाक कर रहे थे जी। ठीक है, यहाँ से क्लिनिकल वगैरह देख सकते हैं, आपसे हमसे पूछा नहीं था, हमें COPD पूछा था और इटियोपैथोजेनेसिस पूछा था। ठीक है, तो ये बता दिए हम यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 4 कह दिया है, व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म, क्या होता है। राइट ए नोट ऑफ द इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म, मतलब हाइपरथायराइडिज्म होती क्या, इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। फिर इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके थायराइड ग्लैंड के ऊपर ये क्वेश्चन पूछा है। तो हाइपरथायराइडिज्म क्या होती है, हमारी थायराइड ग्लैंड जो होती है, जो थायरॉक्सिन तथा थायरॉक्सिक कैल्सिटोनिन हार्मोन निकालती है। अब ये जब क्या हो जाती है, जब हाइपर एक्टिविटी हो जाती है तो उस समय क्या हो जाती हैं, ठीक, ज्यादा अमाउंट में क्या कर देती हैं, प्रोड्यूस करने लगती हैं हार्मोन को, तो उसे हम हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। इसमें क्या लिखा है, हाइपरथायराइडिज्म यानी ओवर एक्टिवेशन थायराइड इज ए कंडीशन इन विच द थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस एंड रिलीज मोर हार्मोन देन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, मतलब जितना हमारे शरीर को रिक्वायरमेंट है उससे कईयों ज्यादा क्या कर देते हैं, ठीक, हार्मोन प्रोड्यूस होने लगते हैं, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। जैसे लग बाई चांस आपको मान लेते 50 रुपए की रिक्वायरमेंट है, आपका दादा 100 रुपया देंगे, तो सोचेंगे ओ बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, आज तो जाएंगे मौज करेंगे, लड़का सुट्टा मारेगा, वहाँ पर जाएंगे, ठीक है, शालीमार दरबार जाएंगे, सुट्टा मारेंगे, तो होता है ना। ठीक, तो हमारे अंदर क्या हो जाती है, ज़्यादा एक्टिविटी हो जाती है। तो उसी तरह से क्या हो जाती है, हमारे शरीर के अंदर जब क्या हो जाती है, थायराइड हार्मोन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, तो उस कंडीशन में हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। ज़्यादा एक्टिव होगा तो हार्मोन ज़्यादा निकालेगा, तो दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए बोला, क्या बोला जाते, अतकी बला न भरसना, अतकी बला न चुप। ठीक है, मतलब न बहुत ज़्यादा बोलना चाहिए, न तो बहुत चुप रहना चाहिए। जब ज़्यादा बोलेंगे कहेंगे यार पागल लगाई, बहुत ज़्यादा चुप रहेंगे तो क्या करेंगे, कहेंगे गूंगा अरे गूंगा, एकदम से मार के चले जाएंगे भाड़ से। ठीक है, तो ये भी होना चाहिए।
तीसरा तुम्हारे पास क्या लिखा था, यानी थायरॉक्सिन, इसका टेस्ट होता है थायराइड T2 T3 यानी T2 T3 T4 ऐसे होता है। तो लिखा ट्राई आयोडो थायरोनिन होता है, जिसे T3 के नाम से जानते हैं, थायरॉक्सिन जिसे T4 के नाम से जानते हैं। टू टाइप ऑफ मोस्ट इंपोर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस बाय द थायराइड ग्लैंड, मतलब थायराइड ग्लैंड से देखा जाए तो दो तरह का हार्मोन निकलते हैं, एक थायरॉक्सिन निकालता है, एक थायरॉक्सिक कैल्सिटोनिन का दूसरा नाम तुम्हारे पास T3 होता है। ठीक है, अब इसके इटियोजेनेसिस में तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, इटियोजेनेसिस में देखा जाए तो ग्रेव डिजीज, इस कंडीशन में तुम्हारे पास इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करती है, अपने ही थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करती है। अब अपने ही थायराइड ग्लैंड को डिस्ट्रॉय करेगी तो हमारा थायराइड जानेगा यार कोई डिस्ट्रॉय कर रहा है, अरे थायराइड निकाल निकाल, हार्मोन निकाल हार्मोन निकाल, तो ज़्यादा आयोडीन की मात्रा ठीक है कम कर देगी, ज़्यादा ज़्यादा अपने नंबर को बढ़ाएगी, हाइपरथायराइडिज्म हो जाएगा। थायराइड नोड्यूल दे हैव टू एबिलिटी टू क्रिएट मोर हार्मोन देन बॉडी रिक्वायरमेंट, वो जानेगा कि अरे हमारे शरीर को थायराइड हार्मोन की रिक्वायर ज़्यादा है तो ज़्यादा निकालेगा, तो उनकी संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो नोड्यूल के फॉर्म में हो जाएगा। क्या लिखा है थायराइड, ठीक है, थायराइडिटीज, इसमें क्या होता है, इट इज द इन्फेक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड दैट कैन बी पेनफुल, मतलब इसमें क्या हो जाए, इन्फेक्शन हो जाता है तभी हो सकती है आपको हाइपरथायराइडिज्म। एक्सेस यानी क्या होता है, आयोडीन कंजप्शन, मतलब ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन का आप कंजप्शन कर लेंगे तभी आपको क्या हो सकती है, ठीक है, हाइपरथायराइडिज्म हो सकती है। लिखा इफ एन इंडिविजुअल हैज द हाइपरथायराइडिज्म इट आयोडीन इन एक्सेस देन, ठीक है, देन क्या कर रखा, थायराइड टेंड टू जनरेट मोर थायराइड हार्मोन, तो इस समय क्या हो जाती है, मान लेते हैं एक्सेस हार्मोन यानी आयोडीन के हमारे शरीर में कंजप्शन हो रहा, अब हम बाहर से नहीं ले रहे हैं तो हमारा शरीर क्या करेगा, खुद निकाल के उन्हें दे देगा, तब भी हाइपोथायराइडिज्म आपको हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कर रखा है एक्सप्लेन 4 स्टेज एलॉन्ग विद द सिम्टम ऑफ अल्जाइमर डिजीज, मतलब किसी पर्सन को अल्जाइमर डिजीज हो गया है तो उसका जो 4 स्टेज होता है उनका सिम्टम होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 होता है। ठीक, तो कभी में कम होता है, किसी में ज़्यादा हो जाता है, किसी में बहुत ज़्यादा हो जाता है, ऐसे होता है ना। ठीक है, तो वही क्या होता है, तुम्हारे 4 स्टेज के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझते हैं अल्जाइमर डिजीज होती क्या है। अल्जाइमर डिजीज क्या होती है, ये क्या होता है, अल्जाइमर डिजीज इज एन इरिवर्सिबल प्रोग्रेसिव न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होती है। इन विच देयर आर द, ठीक है, देयर इज अ सीवियर इम्पेयरमेंट ऑफ द कंजेस्टिव तथा फंक्शन एबिलिटी टू द पेशेंट, मतलब क्या करने का मतलब क्या रखा, यदि ये डिजीज किसी पर्सन को हो जाता है तो उसका न्यूरो जो ट्रांसमीटर होता है, ठीक है, वो पूरी तरह से फंक्शन नहीं कर पाता, इंपेयरमेंट में नहीं कर देता। जैसे मान लेते हैं यहाँ पेयर कर रहे हैं किसी से, ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप ब्लूटूथ ओपन कर दिए, अपना पेयर करा रहे हैं किसी अन्य ब्लूटूथ से, तो ये पेयर यदि सही से नहीं होगा, ठीक है, तो हमारा गाना बजने वाला नहीं है। जो चलाने वाले आप भोजपुरी गाना मान लेते हैं, कोई भोजपुरी गाना चला रहे हैं, ठीक है, तगड़ा एकदम, अब मूड बन गया एकदम से नाचने का, पेयर ही नहीं हो रहा है, तो उसी तरह से हमारे पास क्या हो जाती है, ठीक है, अल्जाइमर डिजीज जो होती है तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर जो होता है उसमें इंपेयरमेंट हो जाता, तो सही से नहीं हो पाता, तो उसी उनकी फंक्शन क्या हो जाती है, ठीक, कंजेस्टिव फंक्शन, मतलब उनकी एबिलिटी जो होती है, पेशेंट का जो काम करने की क्षमता होती है वो खराब हो जाती है, उससे अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं। इज मेजर तुम्हारे पास क्या होती है, मेजर कॉज बाय द डेमेटिया के द्वारा कॉजेज कर जाती है, नॉर्मली अकर इन द ओल्ड एज में ज़्यादा को देखने को मिलता है। तो उस समय कोई चीज़ पर्सन बूढ़ा आदमी रख देगा, है कहाँ रख ले अलग भाऊ बिस्कुटवा हो, मैं पता नहीं कहाँ भूल जाएंगे, है कि नहीं। ठीक है, तो वही चीज़ भूलने की क्षमता इसमें हो जाएगी। इसमें कंडीशन में क्या हो जाता है, पेशेंट स्लोली सो लॉस देयर ऑफ मेमोरी, अपनी मेमोरी को धीरे धीरे वो लॉस कर देगा, ठीक, भूलने की क्षमता ज़्यादा हो जाएगी, थिंकिंग छोड़ देगा, एबिलिटी, ये सब कंडीशन होगी तो समझ लो अल्जाइमर हो चुका है। इसके 4 स्टेज होते हैं, ठीक है, इसके 4 स्टेज होते हैं। इसे याद, स्टेज नंबर 1, स्टेज नंबर 2, स्टेज नंबर 3 और स्टेज नंबर 4 जो सबसे नीचे दे रखा है। तो स्टेज हमसे 4 स्टेज कहा था, ठीक है, उस 4 स्टेज का सिम्टम बताने के लिए। तो पहला स्टेज में प्री क्लिनिकल मतलब नो सिम्टम, वेरी माइल्ड सिम्टम, मतलब ना यानी सिम्टम ना के बराबर देखने को मिलता है, यदि देखने को मिलता है तो बहुत सूक्ष्म मात्रा में, उसे हम प्री क्लिनिक स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ठीक है, स्टेबल चेंज इन द मेमोरी एंड थिंकिंग में भी अकर, मतलब उनकी मेमोरी क्या होगी, थोड़ा सा चेंजेज होगी और थिंकिंग कैपेसिटी भी थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी। नॉट इनफ टू इम्पैक्ट डेली लाइफ, मतलब इनकी अपनी डेली लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ने वाला नहीं है। ये आपका प्री
क्लिनिक, इस स्टेज में आप मेडिसिन यदि देंगे तो हम ज़्यादा उन्हें कवर अप पा सकते हैं, ठीक है। माइल्ड एल्जाइमर डिजीज, माइल्ड एल्जाइमर डिजीज में क्या होता है, उनकी मेमोरी पूरी तरह से लॉस हो जाएगी, कन्फ्यूज रहेंगे, ठीक है। टेम्बल विद द प्लानिंग, ठीक है, अपनी प्लानिंग जो भी काम करना रहेगा वो भी नहीं कर पाएंगे। चेंज इन मूड, उनका मूड वाइज चेंज हो जाएगा, कन्फ्यूज हो जाएंगे, मान लेते तो वहाँ से चलें दूसरे घर में घुस जाएंगे, सब्जी उब्जी लिए रहेंगे, दे देंगे, ठीक है, वहाँ पर पी पाक चले आएंगे पता नहीं चलेगा, ठीक, दिक्कत हो सकती है। मॉडरेट एल्जाइमर, इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट रिकॉग्नाइज द फ्रेंड एंड फैमिली, मतलब अपने दोस्त को फैमिलियों को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। जैसे नहीं होता है, अरे पी लेते हैं तो अपने पहचान ही नहीं पाएंगे, तो उसी तरह से क्या करेंगे, अपने दोस्त को ही नहीं पहचान पाएंगे, यार कौन है कैसा है, फैमिली को नहीं पहचान पाएंगे। प्रॉब्लम इन डेली टास्क, जैसे तुम्हारे पास ड्रेसिंग में, मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी उनकी डेली टास्क में, जैसे नहाने जाएंगे तो जो नहाने वाला साबुन उससे कपड़ा धो देंगे, और कपड़ा धोने वाले साबुन को मुँह पर लगा के समझ लिए फेस वॉश की तरह काम करा लेंगे, है कि नहीं, सरफ वॉश नहा लेंगे, ठीक, ऐसे दिक्कतें हो सकती हैं। उनके ड्रेसिंग में दिक्कत होगी, मतलब एक ही पैर में, ठीक है, एक ही वाले पैंट के दोनों गोड़े एक ही में, जैसे बचपन में डाल लिए जाते थे हम सब लोग, तो ऐसे हो सकती है, ठीक, उल्टा पैंटवा पहन लेंगे, ठीक है, तो ऐसे हो सकती है, ठीक। बाथिंग में दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो ये सब चीज़ हो सकती है। स्टेज नंबर 3। स्टेज नंबर 4 में क्या होती है, लॉस एबिलिटी टू ऑफ द कॉम्प्लिकेटेड, मतलब क्या होता है, कॉम्प्लिकेशन, मतलब किसी से कम्युनिकेशन करने का रहेगा तो एकदम से नहीं कर पाएंगे। फिजिकल सिम्टम देखा जाए तो वॉकिंग, चलने में ऐसे टेढ़ा मेढ़ा ऐसे लपलपाक चलेंगे, कहेंगे पियले बड़ा काम कर दे, हमेशा तो यार लपलपाक चला ला, कहने जैसे नहीं, इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे फिर इधर जाएंगे, ठीक है, तो उस टाइप में चलेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, स्वेलिंग, मतलब खाना खाने निगल ही नहीं पाएंगे खाना को, तो इतनी तगड़ी अल्जाइमर हो जाए ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ देते हैं GERD के, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया, व्हाट इज GERD, होता क्या है, इसका इटियोपैथोजेनेसिस ऑफ GERD यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज के बारे में आपको बताना है यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से लिखा है गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लैक्स डिजीज, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, GERD। इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, और इसके इटियोपैथोजेनेसिस मतलब इटियोलॉजी को आपको डिफाइन करना है यहाँ से। इसमें एक्चुअली में होता क्या है, GERD एक कंडीशन होती है विच यानी स्टमक एसिड फ्रीक्वेंटली वैक फ्लो इनटू द आइसोफेगल इरिगेशन ऑफ द आइसोफेगल लाइनिंग। कहने का मतलब क्या कह रखा है, देखिए एक्चुअली में होता क्या है, जो हमारे स्टमक है, आइसोफेगस की लाइनिंग है, माउथ से है, तब क्या हो जाती है, हमारे पेट के अंदर एसिडिटी जब ज़्यादा बढ़ जाती है तो आइसोफेगस के ऊपर ऐसे रिफ्लेक्स करती है, तो यहाँ पर जब इरिटेशन पैदा होता है, जलन पैदा होता है, तो उसी डिजीज को हम गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं। अब ये क्यों हो सकता है, जैसे मान लेते हैं आप पार्टी में गए, ठीक है, बरियारे हुर लिए, ठीक, हुरने का मतलब खा लिए, ठीक है, एकदम से ठूस लिए, क्योंकि आप पार्टी में तो फ्री में पैबा किए, चाट चाउमीन फुल्की बर्गर एकदम से कायदे से पीट लिए, अब फिर खुला खाना मारे 8 तंदूरी, अब ये क्या मार दिए, 8 तंदूरी तो कम से कम खाइबा किए, अब पनीर खाएं, अरे चावल दाल कौन खाता है जी, ठीक, चावल दाल तो रोज़ घर पे मिल जाता है, ठीक है, पनीर मार दिए एकदम से शाही पनीर बड़का बड़का बना था, ठीक, तो हुर लिए, ठीक है, तो आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम ज़्यादा हो जाएगी, तो ये जो गैस रहेगा वैक फ्लो हो जाएगा, चाहे उल्टी हो जाएगी, वोमिटिंग कर देंगे आप, चाहे क्या करेंगे, गैस फ्लो ऊपर की तरफ जाएगा, तो यहाँ इरिटेशन बर्निंग की तरह होगी, ठीक, उसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, GERD बोलते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा इसमें। अब इटियोपैथोजेनेसिस में तुम्हारे पास अभी उठा पटक देंगे वो, बोलिए भाई, ठीक है, ये क्या करवाते हैं, ये में क्या हो जाएगा, वीकनेस ऑफ द LES यानी लोअर आइसोफेगल इंस्पेक्शन क्या हो जाती है, ठीक, खराब हो जाती है। कहने का मतलब क्या होता है, देखो 2 वाल होती है, एक वाल यहाँ होती है, इस वाल को हम क्या बोलते हैं, पाइलोरिक इंस्पेक्टर बोलते हैं, और ऊपर वाले वाल को हम क्या बोलते हैं, ठीक है, देखो मूड बन रहा है पढ़ाने का तो गड़बड़ा रहे हैं ये, ठीक। तो ये क्या होता है एक्चुअल में, देखिए हमारे पास पेट में 2 वाल होते हैं, ऊपर की तरफ कार्डियक वाल, नीचे की तरफ पाइलोरिक वाल, मतलब क्या हो जाती है, ये जो वाल होती है कमजोर हो जाती है, तो यहाँ से जो भी एसिडिटी रहती है वो बाहर की तरफ मूव करने लगती है, ठीक है। एक्सेसिव एब्डोमिनल प्रेशर यानी प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाती है, मान लेते हैं एब्डोमिनल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, तो ये पेट की ऊपर की तरफ धक्का दिया जाता है, इस पेट को ऊपर की तरफ धक्का दिया जाता है, ठीक, जिससे क्या हो जाती है, वो फीमेल जो होती है, जो प्रेग्नेंट वुमेन है, वो क्या करती थी, ये भोजन के अमाउंट उन्हें कम करना चाहिए, ठीक है। अब तुम सोचो कितनी सांसत सहती है, ठीक है, एक फीमेल देखा जाए तो कितनी उनकी ज़िंदगी दुर्लभ है, ठीक है, यानी जब से वो क्या कर दिए हैं, ठीक है, मैच्योर हुए, तब से उनका क्या हो गया, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, मतलब हमेशा हर यानी ईयर मतलब हर मंथ उन्हें क्या कर रहा है, दर्द सहना। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी 9 मंथ बेबी को क्या करते हैं, डिलीवर कराना है, ठीक है। उसके बाद जब बेबी को बर्थ करा देती तो उनका केयर करना कम से कम 5-7 साल, उसके बाद फिर पढ़ने के लिए भेजना पड़ता है, मगर वही सब लास्ट में जब बड़े होते हैं तो ऐसे ही पेरेंट को क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं, मतलब हमसे खचरा टाइप में होते हैं, समझ लीजिए,
ठीक है। तो ऐसा कभी भी मत नहीं करना चाहिए। तुम सोच सकते हो, ठीक है, सोच सकते हो, जैसे हमारे तभी कोई पेरेंट है थोड़ा तो 2-4 बार बोले तो तुरंत भौंक देंगे, ठीक है, बुढ़िया बुढ़वा ऐसे बोल देंगे। अब तुमसे जो छोटे थे तो कितना चीज़ तुम तोड़ते थे, क्या करते थे, कैसे करते थे, सब कुछ वो सहते थे, मगर आप 2 मिनट उनका नहीं सह सकते, है कि नहीं। प्रेगनेंसी के दौरान ओबेसिटी मतलब मोटापा हो जाएगा, तभी जीआरडी का चांस बढ़ सकता है। कुछ ड्रग जैसे क्या हो जाती है, एंटी एस्थमेट यानी एस्थमेटिक ड्रग्स होती तभी यानी जीआरडी बन सकती है। एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में हो सकती है, एंटी एलर्जिक ड्रग्स में हो सकती है, डिप्रेशन यानी डिप्रेसेंट में हो सकती है, पेन किलर यदि ज़्यादा अमाउंट में ले रहे हैं तो अब इन सब लोग दवा की यदि खा रहे हैं तो ये क्या हो जाएगी, एक गैस की दवा आपको लेनी पड़ेगी, जैसे रेंटेडिन यानी एसिलाक 150, 300, पेंटाप्रोजोल जिसे पेंटाप 20 mg 40 mg के नाम से आता है, पेंटाप डीएसआर यानी पेंटाप्रोजोल डोमप्रिडोन रेसिस्टेंस रिलीज, मतलब इन सब टैबलेट को आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। हीटल हेरेनिया में क्या हो सकता है, जीआरडी का चांस बढ़ सकता है। तो ये हो जाएगा छठा क्वेश्चन। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है डिफाइन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। तो सबसे पहले इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बता के आपको क्या कर देना, खत्म कर देना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेगलोब्लास्टिक एनीमिया का इंट्रोडक्शन देख लेंगे, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देख के आप खत्म कर देंगे यहाँ से। तो मेगलोब्लास्टिक एनीमिया क्या होती है, एक्चुअल में एनीमिया क्या होती है इसे समझिए। जब हमारे शरीर के अंदर हीमोग्लोबिन की मात्रा यानी आयरन की मात्रा कम हो जाती है, कमी हो जाती है, तो उसे हम एनीमिया बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मेगलोब्लास्टिक एनीमिया इज ए कंडीशन इन विच द बोन मैरो मेक लार्ज स्ट्रक्चरल एबनॉर्मल एमेच्योर आरबीसी ड्यू टू द लॉक ऑफ विटामिन B12, 9 एंड फोलिक एसिड। कहने का मतलब क्या कर रखा, जो हमारी बोन होती है उसी के अंदर हमारे पास क्या हो जाता है, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड जो का फॉर्मेशन होता है स्ट्रक्चरली देखा जाए एबनॉर्मल है, मतलब आरबीसी देखा जाए तो बाइकनकेव का होता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। इमेच्योर आरबीसी मतलब ये जो यानी आरबीसी मेच्योर है, ठीक है। इमेच्योर मतलब पूरी तरह से यंग नहीं है। ये बनाया जा रहा है किसकी कमी से, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B9 की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से। तो उस कंडीशन में उस पर्सन को मेगलोब्लास्टिक एनीमिया हो जाएगा। अब क्यों होता है, क्योंकि वो आदमी फोलिक एसिड को इंटेक नहीं कर रहा अपनी डाइट में, इसीलिए साग और बरियारे पीटिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देसी डाइट रखिए, मजा आता है। देसी डाइट आप खाइए, दाल चावल खाइए, ठीक है, दाल रोटी बरियारे पीटिए, दूध रोटी खाइए। हम सब लोग तो भेलिए रोटी पीट देते हैं, है कि नहीं, ठीक है। दूध खाइए, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में दूध और चूरा पीट दीजिए, दूध दही पीट दीजिए, ठीक। तो ये सब पीटने में मज़ा है, ठीक है। अब चाट चाउमीन फुल्की बर्गर खाएंगे जिससे क्या होगी, आपको जानते ही क्या होता है, ठीक है। मगर किसी के खाने में कोई रोक नहीं, आप कुछ भी खाइए, कोई टेंशन नहीं भाई, मगर हमारा कर्तव्य है समझाना, ठीक। ये हो सकता है, ठीक। लॉक आप तुम्हारे पास क्या हो गया, लिखिए यानी कोबालमीन हो जाता है, B12 की कमी हो जाएगी तब भी हो सकता है, ठीक है। इंटरनल ब्लीडिंग होगी तब भी एमेलोब्लास्टिक एनीमिया हो सकती है। एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी एनीमिया हो जाती है, इसलिए उनको क्या आयरन कैल्शियम प्रोटीन प्रॉपर अमाउंट में देना ही देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा इटियोलॉजी। पैथोजेनेसिस दे सकते हैं जो हमसे पूछा नहीं, हमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पूछा है, ठीक है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के दौरान आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ से दे रखा, ठीक। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको करना क्या है देखो, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ेगा, वीकनेस, ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन उन्हें क्या होगा, लक्षण देखा जाए, ठीक है, तो यानी कमजोरी हो जाएगी, ठीक है। और क्या हो जाएगा, उनकी शरीर फटीक रहेगी, मतलब थकी थकी पूरी कहेंगे यार, दिन भर थका थका हमें थोड़ा सा लग रहा है, ठीक है, ठीक। और इनकी स्किन क्या हो जाएगी, येलो कलर की हो जाएगी। चेस्ट पेन होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन कमी है, तो ज़्यादा क्या कर देती हैं जो, ठीक है। अब देखो क्या करवा रहे हैं, ठीक है। हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाएगी तो एक्चुअली में होता क्या है, जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी तो उन्हें प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी, हेडेक हो जाएगा उन्हें, ठीक है। और इंक्रीज द हार्ट बीट इंक्रीज कर जाएगा। इन्फ्लामेशन ऑफ टंग मतलब उनकी जो जीभ रहेगी उनमें क्या हो जाएगी, इन्फ्लामेशन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इनके बारे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है व्हाट इज कोविड-19, यानी कोविड-19 क्या होता है, वेरियस लिस्ट ऑफ वैक्सीन कोविड-19 इन इंडिया, मतलब क्या कर देता है, कोविड-19 होती क्या इसके बारे में बताना है। इसमें कौन कौन से वैक्सीन प्रोवाइड की जाती है, यानी वो जो फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट है उसके बारे में यहाँ से बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखा जाए तो तुम्हारे पास कोविड-19 होता क्या,
कोविड-19 को हम क्या बोलते हैं, नोवल कोरोना वायरस से होता है। प्रेजेंट टाइम इसे क्या बोला जाता है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 बोला जाता है। इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई कहाँ गया था, ठीक है, वुहान सिटी, चाइना के एक वुहान सिटी में लेबोरेटरी में किया गया था, जो क्या कर देते, ब्रेक आउट द रिस्पिरेटरी इलनेस, मतलब सबसे ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे रिस्पिरेटरी ट्रैक लंग्स को करते हैं, ठीक है। इटियोलॉजी देखा जाए तो तुम्हारे पास कॉजेटिव एजेंट कोविड-19 तुम्हारे पास कंजेस्टिव, ठीक है, सीवियर एक्यूट रिस्पिरेटरी जिसे सार्स बोला जाता है, इसके कारण से ये होता है। ये एज्यूम करता है बीटा वायरस, ठीक है, हैज बी द ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बर्ड्स, मतलब जो चमगादड़ से ही क्या कर देता है, ठीक, ओरिजिनेट होता है। अब ये ट्रांसमिट कैसे होता है, ड्रॉपलेट के फॉर्म में होता है, फिजिकल कॉन्टेक्ट, किसी से हाथ मिलाएंगे, किसी से किस करेंगे तब भी हो सकता है। कंटामिनेटेड थिंग्स, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है कंटामिनेटेड है, जैसे मान लेते ये पेन छू दिए आप किसी पर, हमको मान लेते कोरोना हुआ तो इसमें छुएंगे तो कोरोना इसमें लगा रहेगा, कोई दूसरा पर्सन छुएगा तो उसे भी हो सकता है, ठीक है। अब यहीं पर देख लेते हैं यानी क्लिनिकल मार्फोलॉजिकल मैनेजमेंट के बारे में हमें बताना था, ठीक है, कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं, ठीक, अपने इंडिया में। तो क्या हो जाएगा, एंटीवायरल ड्रग्स देंगे, क्योंकि वायरस के कारण से होगा तो एंटीवायरल ड्रग्स देंगे। इसमें रेमडेसिविर चलती थी, रिटोनाविर चलती थी, और क्या था, रेट्रेलवीर चलती थी, और क्या मोनोक्लोन एंटीबायोटिक में, इनमें तुम्हारे पास अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते थे, वायरस से लड़ने के लिए हम क्या कर देते, स्ट्रांग कर देते थे, इसका प्रयोग करते थे, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिख रखा है, ठीक है, लिखा है पैक्सलोविड, मतलब इस दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, इसका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। लिखा है रेमडेसिविर का प्रयोग करते हैं, मतलब ये सब ड्रग्स का प्रयोग करते हैं। और वैक्सीन तो आ ही गई है प्रेजेंट टाइम में, जैसे देखा जाए कोविड शील्ड देखा जाए, ठीक है, कोविड, ठीक है, यहाँ से कोविड शील्ड देखा जाए ये भी प्रेजेंट है, कोवैक्सीन देखा जाए, ठीक है, कोवैक्सीन देखा जाए, ठीक है, कोवैक्सीन देखा जाए तो ये भी आपके प्रेजेंट है इस टाइम कोरोना से बचने के लिए, ठीक है। तो यही हमसे पूछा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह दिया 60 राइट नोट ऑन द फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ द रेमेटॉइडिक आर्थराइटिस, मतलब हम रेमेटॉइडिक आर्थराइटिस को कैसे दवा के द्वारा ट्रीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले रेमेटॉइडिक आर्थराइटिस होता क्या, इसके बारे में हम देख लेते हैं यहाँ से। इसमें क्या होता है, ये क्रोनिक प्रोग्रेसिव इन्फ्लामेशन मस्कुलो, ठीक है, स्केलेटल डिसऑर्डर होता है। इसमें मेनली क्या होती है, जो भी हमारे ज्वाइंट वाला रीजन होता है, जैसे यहाँ घुटना उठना वाले रीजन पे होता है, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाती है, कनेक्टिव टिश्यू डैमेज हो सकती है, मसल भी यानी डैमेज हो सकता है, टेंडान भी डैमेज हो सकता है, फाइब्रस टिश्यू भी डैमेज हो सकती है। तो ये सब यहाँ से डैमेज होते हैं, ठीक है। अब इसमें फार्माकोलॉजिकल में तुम्हारे पास ये सब दवा का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, उन्हें ट्रीट कर सकते हैं। अर्ली स्टेज में यदि रहेगा तो DMARD यानी डिजीज मोडिफाई एंटी रेदमिक ड्रग्स का प्रयोग कर सकते हैं, जो इन सब सिम्टम को क्या कर सकता है, रिड्यूस करा सकता है। जैसे इसमें तुम्हारे पास ये आते हैं मेथोट्रेक्जेट आते हैं, और क्या हो जाते हैं, नोमाइड आते हैं, इसका एग्जांपल है। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का प्रयोग करते हैं, इबुप्रोफेन का यूज करते हैं, और क्या होता है, नेप्रोजेन सोडियम का प्रयोग करते हैं। स्टेरॉइड में देखा जाए तो पिरनिसोलोन का प्रयोग करते हैं। बायोलॉजिकल एजेंट में देखा जाए तो DMARD का प्रयोग करते हैं, जो यहाँ से इस ड्रग्स का नाम दे रखा है। टारगेट सिंथेटिक, ठीक है, ये बायोलॉजिकल हो गया, टारगेट मतलब जो स्पेशल क्या होता है उसी के लिए हो जाता है, जो इसका एग्जाम्पल यहाँ से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हमसे क्या पूछ दिया इसके बारे में सुन लेते हैं, ठीक है, उसके बाद यानी MCQ वगैरह हम देख, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ दिया है क्या होती है साइकोसिस, क्या होती है, इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ साइकोसिस के बारे में बताना पड़ेगा। तो साइकोसिस के बारे में हम यहाँ देख लेते हैं, उसके बाद क्लिनिकल आपका देख लेंगे अगले पेज पे, ठीक है। ये साइकोसिस क्या होती है, साइकोटिक समझते हैं कि नहीं, कहते हैं किसी पर्सन को कभी कभी हेलुसिनेशन हो जाता है, हेलुसिनेशन जैसे इस समय मोबाइल कर रहा है, ठीक है, ठीक। तो हेलुसिनेशन क्या होती है, साइकोसिस इज ए मेंटल कंडीशन इवन इज अफेक्ट द पर्सन डिसकनेक्टेड द रियलिटी इंक्लूड द हेलुसिनेशन एंड यानी डिलूसेशन होता है। कहने का मतलब क्या होता है, आप रियलिटी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लेते कोई आपकी जिंदगी में चला जाएगा तो हेलुसिनेशन करेंगे कि हमारे अगल बगल में है, ठीक है, तो उस सब क्या करेंगे, उसी को साइकोसिस बोलते हैं। साइकोसिस आल्सो कॉल्ड एज द सिजोफ्रेनिया, जिसे मूड अल्टरिंग यानी अल्टरिंग बोलते हैं, ठीक है। इसका इटियोलॉजी यहाँ पर है, ठीक है, पैथोजेनेसिस यहाँ से। हमसे जो क्या पूछा था, ठीक है, क्या पूछा था भाई, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में,
ठीक है, कैसे पहचानेंगे उन्हें, क्या हो जाएगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या होगा, डिल्यूजन उन्हें हो जाएगा। डी ऑर्गेनाइज थिंकिंग और स्पीच, मतलब क्या करेंगे, अपनी सोच को तथा अपनी आवाज़ को क्या करेंगे, कंट्रोल आप नहीं कर पाएंगे। हेलुसिनेशन होगा, हेलुसिनेशन मतलब क्या, आप अपने अगल बगल जानेंगे कि अच्छा ये पर्सन हमारे अगल बगल टहल रहा है, घूम रहा है, ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक, तो ये सब हेलुसिनेशन हो सकता है। ठीक है, यानी क्या होगा, थॉट चेंजिंग हो सकती है, आपका मूड वगैरह चेंज हो जाएगा, सोच तुरंत आपकी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इनके लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन हमसे पूछा था। ठीक है, इसे बारे में सुन ले देते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ से हमसे क्वेश्चन पूछा था, 60 नोट ऑन डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया पे आपको क्या कर देना, 60 नोट लिखना है। तो डिस्मेनोरिया क्या हो जाती है, डिस्मेनोरिया ये कंडीशन पेनफुल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। कहने का मतलब जो फीमेल वुमेन में क्या होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आती है एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, वो बहुत तगड़ा क्या होगी, पेन होगी, तो उस कंडीशन को हम डिस्मेनोरिया बोलते हैं। ये दो तरह की होती है, एक प्राइमरी डिस्मेनोरिया, एक सेकेंडरी डिस्मेनोरिया। प्राइमरी डिस्मेनोरिया को हम क्या बोलते हैं, स्पास्मोडिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पास्मोडिक। इसमें क्या होती है, जब वो तुम्हारे पास मेंस्ट्रुअल साइकिल देखने को मिलती तो उनका लोअर एब्डोमिनल वाला रीजन क्या होता है, क्रैम्प, मतलब जैसे जैसे ऐठन नहीं होती उस तरह से उनका वो दर्द करता है। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या होता है, सेकेंडरी डिस्मेनोरिया कंजेस्टिव। इस कंडीशन में क्या होती है, एक कंडीशन पेन ऑफ द एसोसिएटेड विद द मेंस्ट्रुएशन अराइजिंग इन द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक, ठीक है, पैथोलॉजी, मतलब पेल्विक रीजन पे क्या होगा, दर्द करेगा, मगर इसकी कंपेयर में ये थोड़ा कम दर्द करता है। ठीक है, इसका इटियोलॉजी यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाता है, यहाँ से संकुंचन होगा, लॉक अप इसका साइज, प्रॉपर अमाउंट में आप इसका साइज नहीं करेंगे तो हो सकता है। ठीक है, यानी इंट्रा यूट्राइज, ठीक है, कंट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, तो उसमें भी क्या हो सकता है, यानी डिस्मेनोरिया कंडीशन हो सकता है। फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट में देखा जाए तो दवा के द्वारा इन्हें आप ट्रीट कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पार्ट ए और पार्ट बी को पूरा अच्छे से क्या कर दिया, कवर अप कर दिया। इसमें हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है पार्ट सी। ठीक है, पार्ट सी को हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं। यदि आपको पार्ट सी का कोई भी आंसर आता है तो अच्छी बात, नहीं आता तो आपका भाई है तुरंत आपको बताने की कोशिश करेगा। तो इसमें सबसे पहले क्या लिख रखा है, एंजाइना। ठीक है, लिखा एंजाइना विच इज द प्रोवाइड फिजिकल एक्सक्रीशन एंड इमोशनल स्ट्रेस चीज, उसमें क्या होती है एंजाइना में, तो उसे हम स्टेबल एंजाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टेबल एंजाइना। तो ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन आपके सामने ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज इज अ जनरल टर्म यूज टू कंडीशन अफेक्ट, मतलब कार्डियोवास्कुलर यदि डिजीज होती तो किस आर्गन को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, हार्ट को तो करती है, ब्लड वेसल ये भी करती है, कहीं दिया अब हार्ट और ब्लड वेसल दोनों, मतलब ए एंड बी, मतलब हार्ट और ब्लड वेसल दोनों को ये डैमेज करती है। ठीक है, फिर क्या कर देती है, ए मास सेल स्टेबलाइजर यूज इन अस्थमा इज, मतलब इसमें से कौन सी ऐसी दवा होती है जो मास सेल को क्या करती है, स्टेबलाइज करता है। ठीक है, टर्बुटालिन करता है या सोडियम क्लोर, ठीक है, क्रोमाग्लिके यानी ग्लूकेट करता है, या मोन्टिलाकास्ट करता है, या पेडनिसोलोन करता है। तो इस कंडीशन में मोन्टिलाकास्ट का सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई पर्सन वेट को लॉस कर रहा है, रैपिड हार्ट बीट कर रहा है और हीट सेंसिटिव टू ऑफ द लाइकली सिम्टम कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं, जो अभी पढ़े हुए हैं। हाइपरथायराइडिज्म पे आप क्या कर देंगे, टिक मार देंगे। ट्रीमर, रेजिडिटी, ठीक है, यानी ब्रैडिकाइनेज यानी काइनेसिस, ठीक है, काइनेसिया इन द सिम्टम ऑफ, किसका सिम्टम है, यानी पार्किंसन डिजीज का, या अल्जाइमर डिजीज का, या स्ट्रोक का, या माइग्रेन का, किसका डिजीज है, ये देखा जाए तो आपका होगा पार्किंसन डिजीज का ये सब सिम्टम देखने को मिलता है। ठीक है, लिखा है वेरफारिन। वेरफारिन क्या होता है, हेपेरिन एक तरह का लोकल एनेस्थेटिक की तरह प्रयोग की जाती है जो एंटी कोगुलेशन की तरह वर्क करती है। तो इसमें क्या लिखा है, वेरफारिन बिलोंग टू क्लास, किस फैमिली से बिलोंग, यानी किस क्लास से बिलोंग करता है, एसीटी यानी क्या होती है, एसीई इनहिबिटर, या स्टैटिन, या एंटी कोगुलेशन, या बीटा ब्लॉकर। तो एंटी तुम्हारे पास कोगुलेशन की तरह वर्क करता है। फिर क्या लिखा है, एडल्ट डज, ठीक है, ए ओमाप्रोजोल इन हेलिकोबैक्टर पाइलोरी इरिडेशन थेरेपी स्ट्विन से डे, मतलब कोई पर्सन के अंदर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी है तो ओमाप्रोजोल कितनी मात्रा में ले सकता है, 10 mg या 20 mg ले सकता है, तो उसे 20 mg लेना पड़ेगा। ठीक है, हीटल हेरेनिया, ठीक है, इज ए रिस्क फैक्टर एसोसिएटेड विथ, किसको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा किससे यानी परेशान करता है, पेप्टिक अल्सर में, जीईआरडी में, अस्थमा में, या तुम्हारे पास एंजाइना पेक्टोरिस में। तो जीईआरडी को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हीटल हेरेनिया के बारे में। ठीक है,
इसके हो गया यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया यहाँ पर लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी, आरबीसी की लाइफ स्पान कितना होती है 100 यानी 60 दिन, 100 दिन, 120 दिन, 150 दिन, तो 120 दिन इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हो जाएगा। सिफिलिस कॉजेज बाई, सिफिलिस किसके कॉजेज से होता है, वो ट्रिपनीडियम प्लेडियम से होता है, टिपनेमा ट्रिपनोमा प्लेडियम से होता है, तो इस पर क्या हो जाएगा, टिक मार देंगे यहाँ से। तो फर्स्ट ईयर में पढ़े थे भाई, ठीक है। इसमें क्या हो गया, पोलियोनेफ्राइटिस यानी पेलियोनेफ्राइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ, किसमें इन्फ्लामेशन होता है, किडनी, किडनी की क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है नेफ्राइटिस, नेफ्रॉन होता है, तो नेफ्राइटिस वर्ड आया तो किडनी से रिलेटेड है, तो इस पर आपको क्या कर देना है, टिक मार देना है। ऑस्ट्रोआर्थराइटिस इज आल्सो नोन एज, ऑस्ट्रोआर्थराइटिस को हम आल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, ठीक है। उसे लिखा डीजनरेटिव जॉइंट डिजीज, ये तो बोला जाता है। जनरेटिव अर्थराइटिस ये भी बोला जाता है, यानी ये भी सही ये भी सही, मतलब सी वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हो जाएगा। फंगल निमोनिया क्या होता है, ये कंटाजीनियस होता है, कंटाजीनियस पे आपको क्या कर देना है, टिक मार देना। नेक्स्ट में लिखा है द स्किन सेल पाइल अप द सरफेस ऑफ स्किन बिफोर द मैच्यूरेशन कंडीशन, ठीक है, उसे क्या बोला जाता है, कहने का मतलब स्किन सेल जब हमारी क्या हो जाती है, हमारी पाइल हो जाती है अंदर सरफेस ऑफ स्किन पे, बिफोर द मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन होने से पहले, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लिखा है तुम्हारे पास सोरियासिस, एक्जिमा या स्कैबिस या नन ऑफ दिस, अभी ये पढ़े हैं तो इसी पे आपको क्या कर देंगे, टिक मार देंगे, इसके बारे में आप थोड़ा सा रीड किए। नेक्स्ट में तुमसे लिखा है फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ स्कैबिस क्या होती है, मतलब पहली लाइन देखी जाए तो साबुन का प्रयोग कर सकते हैं, पाउडर का फॉर्म है तो परमेथ्रिन का क्या आ जाते हैं, यानी वो तुम्हारे पास साबुन आता है उससे आप ट्रीट कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए। लॉस ऑफ इंटरेस्ट ऑल थिंकिंग, ठीक, ऑल थिंग्स इज ए सिम्टम ऑफ, मतलब आपको क्या कर देती है, लॉस इंटरेस्ट, मतलब किसी चीज़ में इंटरेस्ट लॉस हो जाती है तो उस कंडीशन को हम डिप्रेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहिए वह डिप्रेशन में चल जाएंगे भैया, ये हो जाएंगे, ठीक है। सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर किसे बोला जाता है, किसे बोला जाता है, सेरेटा, ठीक है, सेट्रालीन बोला जाता है या इमिप्रामीन बोला जाता है, किसी को बोला जाता है तो इसको बोला जाता है, यहाँ से टिक मार देंगे। ए डिजीज एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन ऑफ द ऑप्टिकल नर्व, जो ऑप्टिकल नर्व में यानी क्या होता है, यानी एसोसिएटेड डिस्ट्रक्शन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ग्लाइकोमा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, ग्लाइकोमा बोलते हैं। नेक्स्ट में लिखा है कंडीशन ऑफ एब्सेंस ऑफ मंथली मेंस्ट्रुअल पीरियड इज नोन एज, मतलब किसी पर्सन की जो फीमेल है पूरी महीने क्या हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल गायब हो जाए तो उस कंडीशन को एमेनोरिया बोलते हैं, ठीक है, पूरी तरह से करें। ट्यूबरकुलोसिस को आल्सो नोन एज क्या बोला जाता है, हैंसन डिजीज या यानी कोच डिजीज या पार्किंसन डिजीज या तुम्हारे पास लिखा है सीजोफेनेरिया, तो इसे क्या बोला जाता है, कोच डिजीज बोला जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, पूरी तरह से इसे कवर अप कर लिया है, ठीक है। इसका यदि PDF चाहिए तो हमें इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक नंबर दिया रहेगा, वहाँ से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसकी जो प्राइस है तुम्हारे पास 25 रुपीज़ है, आप किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा ऑन व्हाट्सएप पे, ठीक। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।